नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। फ्राइडे मास्टर क्लास में आप सबका वापस से बहुत बहुत स्वागत है। इस सेक्शन में हम बात करने वाले हैं रिटायरमेंट कॉर्पस की। देखिए, रिटायरमेंट कॉर्पस के बारे में अक्सर लोग भाग पैसों को लेके ही बात करते हैं। देखिए, जब आप रिटायरमेंट का कॉर्पस की बात कर रहे हैं, या आप अपने रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, या आप अपने जीवन के संध्या की बात कर रहे हैं, तो आपको दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को ध्यान रखना है। एक है फाइनेंशियल और दूसरा है नॉन फाइनेंशियल। ठीक है जी। फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, हम दोनों एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। हम दोनों चीज़ों को समझेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है, तो हम फटाफट चलते हैं अपनी पीपीटी की तरफ और समझेंगे कि हमें किस तरीके से दोनों एस्पेक्ट की तरफ ध्यान रखना है। ठीक है जी। आपको क्या करना है कि पैसों को लेके भी सोचना है, और आपको जो नॉन फाइनेंशियल इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके बारे में भी ध्यान में रखना है। नोट्स बनाते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि लोग भाग अक्सर रिटायरमेंट कॉर्पस की बात बहुत लेट करते हैं। जब वो 45 साल के हो जाते हैं या 50 साल के होते हैं और उनको लगता है यार अब तो 7-8 साल ही रहे, अब मुझे फटाफट रिटायरमेंट कॉर्पस बनाना शुरू करना चाहिए। ठीक है जी। तो अक्सर लोग भाग बहुत लेट अपने करियर में इस एस्पेक्ट की तरफ ध्यान देते हैं या उसकी तरफ काम करना शुरू करते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बिल्कुल जैसे ही आपकी इनकम शुरू होती है, आपको अपने रिटायरमेंट के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है जी। व्हाट्स योर प्लान फॉर रिटायरमेंट? देखिए, शुरुआत यहाँ से हो रही है कि आपका अपने रिटायरमेंट के लिए क्या प्लान है। आज नहीं तो कल आप रिटायर होंगे ही। 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, ऐसा कहीं ना कहीं तो कोई समय आएगा जब आप अपनी एक्टिव इनकम लाइफ से रिटायर होंगे। ठीक है जी। तो आपको उस जो आपकी जर्नी है, जब आप एक्टिवली इनकम जनरेट नहीं करेंगे, तब आपको उस समय के लिए अपने आप को फाइनेंशियली, मेंटली और फिजिकली तैयार करने की जरूरत है। ठीक है जी। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना और अपने परिवार वालों का मेडिक्लेम लेके रखना है। आप बोलोगे रोहित भाई, हम तो रिटायरमेंट कॉर्पस की बात कर रहे थे, आप किस दिशा में? देखिए, आपको एक अच्छी आदत लगनी चाहिए। आपकी जो हैबिट्स हैं वही डिसाइड करती है कि आप कहाँ पहुंचने वाले हैं, आपकी जर्नी में आप कहाँ पहुंचने वाले हैं। सो एक आपको अच्छी हैबिट को डेवलप करना है। तो आप जब रिटायरमेंट कॉर्पस की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज आपको मेडिक्लेम लेना है। हर साल उसको रिन्यू करना है। आपको कैशलेस मेडिक्लेम पॉलिसी ही लेनी है, अपने पूरे परिवार के लिए लेना है। ठीक है जी। तो आपको क्या करना है, मेडिक्लेम लेना ही लेना है, और इसको टाइम से रिन्यू करते रहिए। बीच में भूलने की आवश्यकता नहीं। आप बोलोगे अरे बाद में कर लूंगा। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे मेडिक्लेम का प्रीमियम बढ़ता जाएगा। आपको इस चीज की जानकारी होनी चाहिए। तो मेडिक्लेम आप लेंगे ही लेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, आपकी जो भी एज है, आप एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड का अकाउंट खोल लीजिए। इसका लॉक इन पीरियड 15 ईयर्स के लिए होता है, और ये जो हम अकाउंट खोल रहे हैं, हम बिल्कुल अपने रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए ही खोल रहे हैं कि एक लंबी अवधि के लिए हम ये अकाउंट खोल लेंगे, और आप जब रिटायर होंगे तब इस पैसों का इस्तेमाल कर सकेंगे। एक ये साफ सुथरा सेफ तरीका है पैसों को लंबे समय के लिए जोड़ने के लिए। बहुत सारे लोग होते हैं कि हम इसमें क्यों डालें उसमें नहीं, आपको पीपीएफ अकाउंट खोलना ही खोलना है, क्योंकि आपको इसमें एक बहुत अच्छा इंटरेस्ट मिलता ही मिलता है। सिक्योर है, गवर्नमेंट की तरफ से है, तो आपके पैसे डूबेंगे नहीं, आपको पैसे मिलेंगे, टैक्स फ्री पैसे मिलेंगे, और आपको इसमें निवेश करना ही चाहिए इसमें, क्योंकि जब आप निवेश करते हैं तो आपको इनकम टैक्स का भी बेनिफिट मिलता ही मिलता है। ठीक है जी। तो पीपीएफ अकाउंट खोलना है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या करना है, आपको इंडेक्स फंड का अकाउंट खोलना है। आपको हर महीने एक प्री डिफाइंड अमाउंट निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में डालना है। उसके साथ आप सप्लीमेंट कर सकते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ईटीएफ में भी आप पैसा डाल सकते हैं। लेकिन आप ये एक लंबे समय के लिए 20 साल, 25 साल, 30 साल के होराइजन के लिए इंडेक्स फंड को डालेंगे, हर महीने सिप करेंगे, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप ये नहीं बोलोगे कि रोहित भाई मैंने तो मार्केट तेज था तो मैंने
एसआईपी किया, मार्केट अब टूट गया तो मैं क्यों डालूं, मेरे पैसे तो सही नहीं है, मार्केट में डालना कभी भी टूट सकता है। आपको तेजी मंदी स्टॉक मार्केट की देखनी नहीं है। स्टॉक मार्केट ऊपर जाए, साइडवाइज हो या डाउन ट्रेंड में हो, आपको एसआईपी करते ही रहना है, क्योंकि हमारा जो होराइजन है वो 20, 25, 30 साल का है। तो जब आप रिटायर होंगे तो आपको इस पे इंडेक्स फंड पे कंपाउंडिंग बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है जी। तो एक छोटा सा प्रयास आपको लंबी अवधि में बहुत अच्छे रिटर्न्स देगा। मैं आपको बिल्कुल एक स्ट्रेट तरीका बता रहा हूँ, सीधा सरल तरीका बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप करोड़पति बन सकते हैं जब आप रिटायर होंगे। ठीक है जी, हम सब करोड़पति बनना चाहते हैं, तो आप ये मेथोडोलॉजी को फॉलो कर लीजिए, जब तक आप रिटायर होंगे करोड़पति बन जाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि छोटा छोटा निवेश करते रहिए, सिस्टमैटिकली करते रहिए, हर महीने करते रहिए, बिना रुके करते रहिए, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। अब अगर ये छोटा छोटा निवेश करते रहेंगे, आपकी एक हैबिट बन जाएगी कि हर महीने मुझे एसआईपी करना है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में मुझे पैसे डालने हैं, मेरे को इंडेक्स फंड में पैसे डालने हैं, मुझे ईटीएफ में पैसे डाल रहे हैं। तो आपको जैसे ही सैलरी मिली, जैसे ही आपकी इनकम आपके बैंक में आई, तुरंत आपके यहाँ से ऑटो डेबिट को एक्टिवेट कर दीजिए, आपके बचत खाते से इन 3 अकाउंट्स में पैसे चले जाएंगे। चौथा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जैसे ही आपकी उम्र 45 साल की होती है, आपको हर साल अपना हेल्थ चेकअप करना ही करना है। आप बोलो कि भाई मेरा तो हेल्थ चेकअप की जरूरत नहीं है, मेरा तो कहीं पे कोई बैकग्राउंड नहीं है हेल्थ को लेके। देखिए, आपको मालूम नहीं है कि कब आपकी हेल्थ खराब हो जाए, आपको मालूम नहीं है कि कब आपके जो फैमिली ट्री में ऐसी कोई बीमारी है। मान लीजिए आपके फैमिली ट्री में डायबिटीज है, आपके फैमिली ट्री में हार्ट पेशेंट का कोई सिम्टम है या और कोई बीमारी है। आपको उसके लिए अपने आप को तैयार रखने की आवश्यकता है। ठीक है जी। तो आपको इसलिए हर साल 45 साल होने के बाद, जब आप 45 साल के हो जाते हैं, 45 ईयर्स के हो जाते हैं, तो आपको हेल्थ चेकअप कराना ही कराना है। ठीक है जी। आगे बढ़े। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, चेकअप नहीं कराते अपना रेगुलर। अरे खर्चा है, देखिए खर्चा है मैं मानता हूं, बट आपका शरीर ही आपका साथ देने वाला है आखिरी तक। ये शरीर ही आपको आखिरी दिन तक साथ देगा। जब आप इस शरीर का ख्याल रखेंगे, तभी आप अपनी लाइफ को कंफर्टेबली जी सकेंगे। ठीक है जी। 5वां स्टेप क्या है? आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है। आपके पास एक अपना खुद का घर होना चाहिए। आपको डिसाइड करना है कि आप कहाँ रहना चाहते हैं रिटायरमेंट के बाद। गांव में रहना चाहते हैं, टाउन में रहना चाहते हैं, शहर में रहना चाहते हैं, दोस्तों के साथ रहना चाहते हैं, अपने किसी भाई बहन के साथ उनके घर के नजदीक रहना चाहते हैं, किस सिटी में रहना चाहते हैं, वो आपको डिसाइड करने की जरूरत है। मैं मानता हूं कि समय के साथ आपका जो थॉट प्रोसेस बदलेगा, सिटी की लाइकिंग आपकी बदलेगी कि आपको आज ये सिटी अच्छी लगती है, और हो सकता है बाद में आपको ऐसा लगे कि नहीं नहीं, ये सिटी में मेरे को नहीं रहना, मेरे को तो दूसरी जगह रहना चाहिए। कोई बात नहीं, आपके पास एक घर होना चाहिए, या आपके पास उतने रिसोर्सेस होने चाहिए कि आप अपने जीवन की संध्या के समय एक घर लेके रह सके। अगर आपके पास थोड़े से ज्यादा पैसे हैं तो कोशिश कीजिए एक कमर्शियल प्रॉपर्टी लेने के लिए, क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन बहुत जल्दी होता है। चॉइस आपकी है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर आपको देखते हुए ये डिसीजन आपको लेना है। ठीक है जी। कमर्शियल प्रॉपर्टी आप अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, बहुत सारे रिलेटिव एस्पेक्ट हैं जिसके बेसिस पे आप ये डिसीजन लेंगे कि आपको कहाँ पे कमर्शियल प्रॉपर्टी लेनी है या कहाँ आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। ठीक है जी। लेकिन रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कीजिए। और रियल एस्टेट में किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं आने वाले समय में आपको बताऊंगा, उसका भी एक फॉर्मूला आपके साथ शेयर करूंगा, थंब रूल दूंगा कि आपको किस तरीके से घर खरीदना चाहिए। उसके बेसिस पे आप घर लेने का जो आपकी प्रक्रिया है उसको चालू कर सकते हैं। ठीक है जी। छठा स्टेप क्या है? आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं गोल्ड बढ़ता है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं गोल्ड में रिटर्न अच्छे नहीं मिलते हैं। सारी बातें अपनी जगह है, आपको गोल्ड खरीदना ही चाहिए।
मैं आपको रिटायरमेंट के हिसाब से बता रहा हूँ। आपको फिजिकल गोल्ड नहीं खरीदना है, आपको डिजिटल फॉर्म में गोल्ड खरीदना है। आपको जो आरबीआई के सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड आते हैं उसमें निवेश करना है, या गोल्ड बॉन्ड्स आते हैं उसमें आपको निवेश करना है, गोल्ड ईटीएफ होता है उसमें आपको डिजिटल फॉर्म में आपको गोल्ड को निवेश करना है। फिर भी अगर जो बैंक वाले हैं, आप उनसे ले सकते हैं। ज्वेलरी मत खरीदिए। ज्वेलरी खरीदना एक सही तरीका नहीं है गोल्ड में, क्योंकि जब आप ज्वेलरी खरीदते हैं, दूसरा आपको एक सेफ जगह चाहिए होती है, सेफ कस्टडी चाहिए होती है, तो आपको लॉकर लेना पड़ेगा बैंक में उसको रखने के लिए, या घर में आपको एक तिजोरी रखनी पड़ेगी जिसमें आप अपनी ज्वेलरी को संभाल के समेट के रख सकते हैं। जब सोविनियर गोल्ड बॉन्ड लेते हैं तो सरकार आपको हर 6 महीने पर इंटरेस्ट देती है। जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो मैच्योरिटी में जो भी गोल्ड का होता है उस हिसाब को आपको पैसे दे देते हैं। तो आपको डिजिटल फॉर्म में लेने की जरूरत है ताकि आपके जो लॉकर के हर साल के चार्जेस है वो बच जाए, या घर में आपको एक तिजोरी रखने की जो आवश्यकता है या तामझाम है वो नहीं। ठीक है, तो आपको गोल्ड में निवेश करना ही करना है। बाजार कैसे भी ऊपर या नीचे जाए आपको उसकी चिंता नहीं करनी है, लेकिन आपको गोल्ड में उसका निवेश करना ही करना है। सातवां सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा स्टेप है, नॉन फाइनेंशियल है लेकिन पूरा बेस इसके ऊपर निर्भर करता है। आपको डॉक्यूमेंटेशन करने की आवश्यकता है। आपको एक जर्नल बनाने की जरूरत है जिसमें आप सब कुछ लिखेंगे। मेरा किस बैंक में मेरा कौन सा बचत खाता है, उसका बचत खाते में मेरा अकाउंट नंबर क्या है और उसका मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है। ठीक है जी, आप उसमें लिखेंगे आपके बचत खाते कहाँ पे, करंट अकाउंट कहाँ पे आपने फिक्स डिपॉजिट किस बैंक में कितने रुपए की है, कितनी अवधि के लिए की है, उसके ऊपर क्या आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। पूरी समरी आपको बना के रखनी है। एक पेज पे आपको सब कुछ मिल जाना चाहिए कि आपने कहाँ कहाँ अपने पैसे जमा किए हैं, निवेश किए हैं। आपका पीपीएफ अकाउंट कहाँ है, किस बैंक में है, आपने उसमें कितना पैसा डाला है, उसकी पासबुक क्या है, या डिजिटली जो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं उसका यूएनआई नंबर क्या है। ठीक है जी, स्टॉक मार्केट में आपने निवेश किया है तो आपका जो डीमैट अकाउंट है वो कहाँ पे है, उसका लॉगिन पासवर्ड क्या है, ऑनलाइन जब आप ट्रेडिंग करते हो उसका ऑनलाइन ट्रेडिंग का लॉगिन पासवर्ड क्या है, ये सारी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है जी, इसके अलावा आपने रियल एस्टेट में कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया है, कितना पैसा आपने बिल्डर को दे दिया, अगर आपने अंडर कंस्ट्रक्शन में लिया है तो बाकी पैसा वो आप किस तरीके से देने वाले, उसका रोड मैप क्या है, उसकी जर्नी क्या है, किस तरीके से आप पैसा देंगे, वो पैसा आप कहाँ से अरेंज करेंगे, पैसों का सोर्स क्या है, फंडिंग कहाँ से आएगी, क्या आप बैंक का लोन लेने वाले हैं, किसी फ्रेंड रिलेटिव से आप बोरो करने का आपने प्लान किया है, बात हो चुकी है, या आप अपनी इनकम में से पैसा दें। उसका एक रोड मैप होना चाहिए कि आप वो रियल एस्टेट को किस तरीके से एक्वायर करेंगे। आपको ये भी लिखना है कि आपने गोल्ड कहाँ खरीदा है, कैसे कैसे उसको रखा है। आपके फाइनेंस की जो भी एक्टिविटी है वो आपको उस डॉक्यूमेंट में लिखना है। वो बेसिकली आपके फाइनेंस की भगवत गीता होनी चाहिए। आपने भगवत गीता पढ़ लिया मतलब आपको ये समझ में आ गया किस तरीके से आपको जीवन को जीने की जरूरत है, किस तरीके से आप अपने जीवन को जीना चाहिए, सही तरीका जीवन जीने का क्या होता है। ठीक यही डॉक्यूमेंट आपको बताएगा आपकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, आपके फाइनेंसेस कैसे है, किस फाइनेंस को या किस सेविंग्स अकाउंट को आपको टैप करने की जरूरत है। ये आपको पूरा स्ट्रक्चर बता देगा, आपके पैसों का लेखा जोखा आपको बता देगा। ठीक है जी, सब कुछ उसमें लिखना है, आपको कुछ भी छुपाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो भी लिखिए, आपने कोई बुक लिखा है उससे आपको क्या रॉयल्टी आती है, कोई आपकी दूसरी रॉयल्टी इनकम है, कोई रेंटल इनकम है, जो भी आपके सोर्सेज हैं इनकम में जो आपको रेगुलर आते रहते हैं वो सब आपको इस डॉक्यूमेंट में लिखने की आवश्यकता है। अक्सर लोग भाग ये चीजें करते नहीं है, और जब इंसान चले जाता है उसके पास बहुत सारी धनराशि होती है लेकिन उनके परिवार वालों को मालूम ही नहीं होता है कि वो उस पैसे को किस तरीके से एक्सेस करें। करोड़पति आदमी है लेकिन उसने अपना बचत खाते का डिटेल अपने परिवार में शेयर नहीं किया है, और परिवार वाले परेशान हो रहे हैं कि हमारे पिताजी ने कहाँ पैसे निवेश किया हमें पता ही नहीं है, कौन से स्टॉक मार्केट में उन्होंने पैसे डाले हमें कुछ भी जानकारी नहीं है, क्योंकि हमारे पास उनके डीमैट अकाउंट का कुछ भी लेखा जोखा नहीं है।
डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत आवश्यकता है। डॉक्यूमेंटेशन कीजिए और आप अपने स्पाउस के साथ उसको शेयर कीजिए। अपने किसी बच्चे के साथ शेयर करके रखिए जिस जो बच्चा इन चीज़ों को समझता है। आपको बच्चे को पहले इस लायक बनाना चाहिए कि वो ये बातों को समझ पाए कि भाई किस तरीके से पैसों को रखा गया है, अगर ज़रूरत पड़े तो किस तरीके से वो पैसों को निकाल के सही ढंग से इस्तेमाल कर सकता है। भाई आपके बाद आपका जो कुछ भी है, आप अपना सक्सेशन क्रिएट करेंगे। आपके बाद आपके बच्चों के पास वो चीज़ें जाएँगी। आपको एक विल बनाने की आवश्यकता है कि आपका जो भी प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, वो किस तरीके से आपके परिवार में आगे जाएगा। आप अपने बच्चों को किस तरीके से वो प्रॉपर्टी को, पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। आपके अगर 2 लड़के हैं, 1 लड़की है, तो आप लड़की को कितना पैसा देना चाहते हैं, लड़कों को कितना पैसा देना चाहते हैं। या अगर आपके पास 3-4 प्रॉपर्टी है तो हो सकता है कि आप हर एक बच्चे को एक-एक प्रॉपर्टी देना चाहें। तो आपको उस विल में लिखने की आवश्यकता है कि मैं मेरे बड़े बेटे को ये प्रॉपर्टी देना चाहता हूँ, मैं मेरी बेटी को ये प्रॉपर्टी देना। आपको बहुत स्पेसिफिक चीज़ों को डिफाइन करना चाहिए ताकि आपके जाने के बाद आपके परिवार में किसी तरीके का मन-मुटाव नहीं हो। तो रिश्ते जो है वो सुलझे रहें, रिश्तों में वो मिठास बनी रहे जो आपके रहते हुए थी। हेड ऑफ द फैमिली जिस तरीके से परिवार को चलाएगा उस तरीके से परिवार आगे चलता है। तो आपको अपने परिवार को समेट के रखने की जिम्मेदारी आपके रहते हुए और आपके जाने के बाद भी रखने की आवश्यकता है। तो उसके लिए आपको विल बनाना बहुत 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 जरूरी है। ठीक है जी। हम अपने अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। 8वां नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर देखा गया है कि लोग भाग बहुत सारी जगह पे अपना नॉमिनेशन नहीं करते। क्या होता है, आपने जहां पे भी बचत खाता खोला है, डीमैट अकाउंट खोला है, वहां पे आपको नॉमिनेशन करना जरूरी है। आपने जहां पे भी प्रॉपर्टी ली है, आप सोसाइटी में जाके नॉमिनेशन फॉर्म भर के आइए। इन केस आपको कुछ हो जाता है, आपके स्पाउस को कुछ हो जाता है जो जॉइंट प्रॉपर्टी होल्डर है, तो उसके बाद ये प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर हो जाएगी, ताकि आपके बच्चों को किसी तरीके की परेशानी नहीं हो आपके पैसे को एक्सेस करने के लिए, आपके स्टॉक्स को एक्सेस करने के लिए या आपकी प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए। नहीं तो वो क्या करेंगे, लीगल कॉम्प्लिकेशंस में फंस जाएंगे और थक हार के बोलेंगे, अरे पापा ने कैसी प्रॉपर्टी ले ली, हमें तकलीफ में डाल दिया। मतलब हमारी खुद की प्रॉपर्टी को हमको खुद इस्तेमाल हम नहीं कर पा रहे, हमें खुद वो प्रॉपर्टी का टाइटल अपने नाम पे करने के लिए इतने धक्के खाने पड़ रहे हैं। तो नॉमिनेशन करना बहुत 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 जरूरी है। जब आप नॉमिनेशन करेंगे तो चीजें, जो आपका फ्यूचर का रोड मैप है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये सारी चीजों को आपको बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। लोग भाग जब भी रिटायरमेंट कॉर्पस की बात करते हैं तो सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करते हैं कि आप एक बड़ा सा कॉर्पस बना लीजिए, 4% विड्रॉ करने का प्रोसेस फॉलो कर लीजिए, आप हर महीने इतना पैसा आपको इंटरेस्ट से आ जाएगा, डिविडेंड से आ जाएगा और आपका घर चलता रहेगा। हम तो फाइनेंस के साथ साथ नॉन फाइनेंशियल चीजें भी डिस्कस कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको आपके बाद सक्सेशन जो है उसके लिए भी रोड मैप तैयार करना है, ताकि आपके जाने के बाद चीजें ठीक ढंग से क्या हो जाए, आपके सक्सेशन में जा सके, आपके बच्चों को आपकी प्रॉपर्टी मिल सके, आपके स्टॉक्स मिल सके, आपका रियल एस्टेट है उनके पास आराम से ट्रांसफर हो सके। जब आप ये रोड मैप बनाएंगे, अपनी विल क्रिएट करेंगे और आप अपने बच्चों को भी शेयर करके रखेंगे, बेटा मेरे जाने के बाद आप मेरा लॉकर एक्सेस कीजिएगा, आपको उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कागज मिलेंगे और वो आपको आपके फ्यूचर का रोड मैप शेयर करेगा। अक्सर ये देखा गया है कि लोग भाग विल नहीं बनाते हैं, नॉमिनेशन नहीं करते हैं और बहुत बड़ी तकलीफ में अपने बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं। उनके पास पैसे होते हुए भी वो पैसों को एक्सेस नहीं कर पाते। आप ऐसी गलती मत कीजिएगा और जल्दी से जल्दी जो जो चीजें आपने अभी तक नहीं की है उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन ले लीजिए। मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि क्या आपने अपने रिटायरमेंट की जर्नी के लिए, रिटायरमेंट कॉर्पस की तैयारी शुरू की है, करने वाले हैं, क्या आपके मन में प्लान है। इसके अलावा आपके मन में और कोई प्लान आता है, सुझाव आता है तो मेरे साथ शेयर कीजिए। हम वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के वापस से इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार। मुस्कुराते रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। आप जब मुस्कुराते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। नमस्कार।